बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हम आज के शो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यह बताता चलूं, इमरान खान कारकुनों के बगैर आज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। वक्त से 1 घंटा पहले आमद और गाड़ी भी गेट पर रोक ली गई। 2, वफाकी हुकूमत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले पर JIT बनाने का फैसला कर लिया। हुकूमत कल के ज्वाइंट सेशन में क्या अहम बिल पास करवाएगी, हम ये आज के शो में ये भी डिस्कस करेंगे। और PTI ने KP गवर्नर हाजी गुलाम अली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों दायर करते, हम आज के शो में ये भी डिस्कस करेंगे। और हम सबसे पहले आखिरी इशू डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद है गवर्नर KP हाजी गुलाम अली साहब। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये अब वाकई कोई इलेक्शन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते? आपने 7 दिन पहले डेट दी, फिर अब उस तारीख को आपने वापस ले लिया, अब PTI आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो ये बेसिकली स्टेटस क्या है KPK के अंदर इलेक्शन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि पहले भी हमने जो इलेक्शन का जब असेंबली की डिसोल्यूशन हो गई और इलेक्शन कमीशन से हमारा राबिता था और उनको हमने यही कहा कि देखो मैं तो सिर्फ डेट देने वाला हूं, लेकिन आप जिसके थ्रू इलेक्शन कराएंगे ज़रा उनसे भी पूछना चाहिए कि हमारे सूबे के इंतज़ामी हालात क्या है, मुश्किलात क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले क्या है। ताज़ा पुलिस लाइन का वाक़या भी हुआ था। तो फिर दूसरे ख़त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें तहरीरी तौर पर लिखा कि आप सूबाई हुकूमत से मशावरत करके हमें आगाह करो। और वही खत लेकर मैंने अपने एक लेटर उनको भेज दिया कि जी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सोच है कि आपसे मशावरत करें, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में। उसमें सब कुछ लिखा था। सूबाई हुकूमत ने एक बहुत बड़ा अहम इजलास बुलाया, उसमें IG साहब भी थे, IB के चीफ भी थे, CTD भी थे, बाकी जो इदारे जितने भी रेलिवेंट है वो सारे थे। और उन्होंने हमें तहरीरी तौर पर बेसिकली गवर्नर उस लेटर का जवाब दे दिया। उसी लेटर को मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने लेटर के साथ भेज दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था और वही मेरा फर्ज बनता था। और उन्होंने मुझे पूछा भी ये था कि आप प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट से मशावरत करो। अब चौधरी साहब, आपको इल्म है कि हमारे सूबे में जो कुछ हालात है, इलेक्शन देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। मैं बार बार कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम सब ने मनो अन अमल दरामद करना है। जो जजमेंट है उसको हमने मानना है। और ये हमें आईन भी कहता है, अदालत का इज्जत और एहतराम भी, ये तो बहुत बड़ी अदालत है। मैं तो बजाते खुद सिविल जज की अदालत का भी बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम करता हूँ, क्योंकि वो भी अदालत ही अदालत है। अब फिर वो दोबारा मेरे पास आए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो माइंड है था वो सब कुछ पे बारीकी से सोचने का था कि आया गवर्नर साहब जो कुछ कह रहे हैं वो लिख रहे थे। उन्होंने टीम भेजी, 2-2.5 घंटे की मुलाकात में सब कुछ उन्होंने लिख दिया और फिर चले गए। और फिर 14 तारीख को मुझे बुलाया और कहा कि अगर आप आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा क्यों, हमारी रवायात है, हम आएंगे। वहां भी जाके ये बातें हो गई और उन्होंने कहा कि अभी आपके बाद हमने आपके सूबे के, पंजाब के दीगर जो रेलिवेंट इदारे हैं उनकी भी मीटिंग कॉल की है और उनसे हम पूछेंगे। तो मैंने उनको कहा कि चाहिए तो ये तक कि आप पहले उन सब से पूछ लेते और मुझे फिर कहा देते। मैंने तो आपको तारीख देनी है, लेकिन ऐसी तारीख हो कि हम कोशिश करें कि पुरअमन इलेक्शन हो। हम क्लियर जवाब की तरफ आते हैं। ये फरमाइएगा कि इस सूरत हाल में KPK के अंदर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। देखिए, इस बारे में चूंकि मुदल्लल जवाब जो है वो इदारों का है और आपके चैनल्स पे, बाकी चैनल्स पे, अखबारात पे मैंने पढ़े भी सुने भी कि उन्होंने हमारे
آئی جی صاحب نے، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے، ہمارے آئی بی کے چیف نے، ہمارے سی ٹی ڈی اور باقی جتنے بھی ریلیونٹ افیسران ہیں آئی لیول کے، انہوں نے یہی سب کچھ ان کو بتا دیا ہے۔ اب ان کا یہ ذمہ داری ہے یا میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان کو آگاہ کروں۔ اب ماننا نہ ماننا یہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، لیکن وہ بھی حالات کو دیکھیں گے۔ دیکھو آپ دیکھیں یہ کل اب میں اس سوال کو تھوڑا سا اور موڈیفائی کر لیتا ہوں بھائی صاحب، اور سوال کو موڈیفائی کر لیتا ہوں کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے سردست؟ آپ کے چینل کے وساطت سے اور اخبارات کے وساطت سے تو یہی مجھے معلوم ہوا، اور ابھی میں جاؤں گا 1-2 دن میں الیکشن کمیشن، اور اس میں سب کچھ کلیئر ہو کے سارا تاریخ جو ہم نے اس وقت بھی ان کو کہا کہ ہمارے ایک خیال ہے، ان کے منٹس آئے وہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو اس کے شیئر کر دوں گا کہ ہمارا یہ ایک تجویز دیکھیں بھائی صاحب، آپ نے تو باقاعدہ تاریخ دے دی نا، 28 مئی آپ نے تاریخ دے دی، پھر آپ نے وہ تاریخ واپس لے لی۔ اگر آپ نے کنسلٹ کرنا تھا تو پہلے آپ کنسلٹ کر لیتے، سب سے پوچھ لیتے تاریخ سے پہلے۔ نہیں ایسا نہیں، نیچے چونکہ ہمارے میڈیا کے بھائیوں سے اچھے تعلق ہے تو ان کو ہم نے کہا تھا کہ ہماری تجویز ہے کہ مئی کے اینڈ میں اگر ہو جائے، تو انہوں نے کہا مئی کا اینڈ تو یہ 27 یا 28 آ رہا ہے، تو میں نے کہا شاید یہ ہو، اور اب منٹ میں بھی یہ ہے، آپ دیکھ لیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں نے کہا کہ آپ سب کو بلا لیں۔ اب وہ سب کو بلائے گا۔ دیکھو کل جو ہزارہ میں واقع ہوا، یعنی دشمنی تھی پہلی دفعہ، ابھی سردست جو ہے نا 28 مئی بھی کنفرم نہیں ہے، اب اگر کوئی تاریخ طے کی جائے گی تو سب اداروں کی مرضی سے طے کی جائے گی۔ 2 دن لازمی بات ہے، اگر جو لوگ الیکشن میں اتریں گے اور اگر آپ اداروں کو نہیں مانیں گے تو پھر میری بات شاید نہ مانی جائے، لیکن اداروں کی بات تو مانی جائے گی۔ لیکن اب سر دیکھیں، توہین عدالت کی درخواست آپ کے خلاف دائر ہو چکی ہے، اسپیکر صاحب نے بھی کی ہے، اور ظاہر ہے جو پرانی کیبنٹ ہے ساری خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی، وہ سب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت لگ جائے گی آپ پہ۔ اب اگر آپ کو عدالت بلوا لیتی ہے تو آپ کو یا تاریخ دینی پڑے گی، یا پھر عدالت سے معافی مانگنی پڑے گی، یا پھر آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی، تو کیا پریفر کریں گے؟ معافی تو میں تو دیکھو ایک سیاسی کارکن ہوں، عدالت بلانے سے پہلے شاید تاریخ و سب کچھ آ جائے، اور سب کچھ ہے، کتاب ہر چیز میں ہے، اور عدالت سے معافی یا ان سے معذرت کرنا یہ میں اپنے لیے فخر سمجھوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں پی ٹی آئی کے پورے کابینہ کی طرح نہیں ہوں کہ عدالت پہ عملہ آور بھی ہوتے ہیں، اور عدالت کے سامنے بسیں بھی جلاتی ہیں، عدالت کے سامنے 2-2 ہزار بندے بھی لاتے ہیں۔ ہماری تربیت اس طرح نہیں ہوئی، ہم ایک سیاسی کارکن ہیں، اور سیاسی کارکن کی تربیت جو ہے، عدالت کا حکم نہ ماننا سب سے بڑی توہین ہوتی ہے کہ ایک کلیئر ڈائریکشن دی جا چکی ہے، لیکن آپ نے اس کے مطابق ڈیٹ نہیں دی اور آپ وہاں پہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، یہ توہین عدالت ہے۔ نہیں، عدالت کے حکم کو ہم نے مانا ہے۔ اگر آپ پیرا 6 پیرا 11 پڑھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ آپ کو سجیسٹ کرے گی الیکشن کمیشن، آپ پھر بات کر لیں۔ تو الیکشن کمیشن نے ابھی مجھے تاریخ سجیسٹ نہیں کی، تجویز وہ کرے گی۔ آپ ذمہ دار نہیں ہیں، الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے۔ اگر وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے، اگر الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے تو الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے۔ دیکھیں میرے خیال دونوں ذمہ دار اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تمام ریلیونٹ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ اگر تاریخ دے دی اور ادھر پولیس نہ ہو، تاریخ دے دی اور نگران حکومت نے کہا کہ ہمیں 57,000 پولیس چاہیے، تاریخ اگر الیکشن کمیشن دے دی اور نگران حکومت نے کہا ہمیں اتنی رسپانس فورس کے لیے بندے چاہیے، تاریخ اگر دے دی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں، تاریخ اگر دے دی اور ہمارے جو اس کے بعد بھائی صاحب آپ تاریخ جب دے دیں گے تو آپ توہین عدالت سے بچ جائیں گے، اس کے بعد جو ادارہ بات نہیں مانے گا وہ جانے اور سپریم کورٹ آف پاکستان جانے، آپ تو تاریخ دیں نا۔ میرے خیال میں آپ بجا فرماتے ہیں، ہم ہمارے سینئر
इनका वो बड़ा तजुर्बा है आपका, लेकिन मेरे ख्याल में हम सोच अपनी अपनी है। मेरी सोच ये है कि हम अनारकी को ख़त्म करें और एक ऐसी तारीख और एक ऐसी बात हो जाए कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा को और तमाम सियासी जमातों को कबूल हो। ये पॉइंट स्कोरिंग जो है ना, ये एक जमात का काम है। वरना मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पीटीआई अकेले इलेक्शन के लिए तैयार नहीं, बाकी जमातें भी नहीं, लेकिन पीटीआई तैयार नहीं और मेरे साथ राब्ते में है। अच्छा, वैसे एक सवाल ये भी है कि 90 दिन की ड्यूरेशन के बाद ये जो निगरान हुकूमत है ये तो खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको नई निगरान हुकूमत बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए आइन खामोश है, वो फिर आप कहां से उसकी इजाजत लेंगे? देखिए, माजी में जो कुछ होता रहा या जो आइन कहेगा, जो ये तो मुझसे बहुत ऊपर की बातें हैं, जब वो फैसला हो जाएंगी तो उसी पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में जारी जो ये सियासी गर्मी है ना, इसमें किसी न किसी को रोल अदा करना चाहिए। और आज गालिबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में भी ये बात की है कि फैसलों से हालात दुरुस्त नहीं होते, सियासी जमातों के आपस में अच्छे रिलेशन से ये चीजें दुरुस्त हो सकती है। तो ये भी एक पैगाम है। मैं पीटीआई के कौन कौन से लोग आपसे राब्ते में हैं और वो कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन का वक्त नहीं है और इलेक्शन जो है उसको सस्पेंड कर दे? कौन कौन से लोग हैं पीटीआई के? ये वो नहीं कहते, नहीं, वो ये नहीं कहते कि इलेक्शन का वक्त है या नहीं है। जिम्मेदार के वो कहते कि इलेक्शन प्रोविंशियल अलग और कौमी असम्बली के अलग, ये मुश्किल काम है। दोनों इलेक्शन यकजा हो जाए। और ये सिर्फ उन्होंने नहीं, और ये कौन कह रहा है आपको? साहब ने भी कहा, ये देखो, ये शेख रशीद साहब ने भी कहा, ये इमरान खान ने भी कहा, ये पीटीआई के जिम्मेदारान भी मुझसे बात कर रहे हैं, और ये सिराजुल हक साहब ने भी कहा, ये आफ्ताब शेरपव ने भी कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। पीटीआई के कौन लोग हैं जो आपसे बात कर रहे हैं? इमरान खान, मैं वो पूछना चाह रहा हूं आपसे। यार बस वो अगर इसी तरह रहने दे तो अच्छा है। वो समझते हैं, अक्सर में ये जो है ना, उसमें अक्सर लोग जमान पार्क में बैठे थे और मैंने उनको ये कहा कि खुदा के लिए जब आप मुझसे बात करते हो, और मैंने उनसे पूछा कि आप किधर है, वो जमान पार्क के बाहर बैठे। मैंने कहा 2 कदम अंदर जाके उनसे बात कर लो ना। आई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। 2 इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। कल वफाकी हुकूमत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमले के लिए जीआईटी बनाने का फैसला कर लिया है। कल किसी पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और दूसरा कल एक ज्वाइंट सेशन भी है जिसमें अहम फैसले होंगे। ये दोनों इश्यूज पर हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है नाज बलोच साहबा, आमर इलियास राना साहब और इफ्तिखार दुरानी साहब। तीनों मेहमान जो है किसी तारफ के मोहताज नहीं। राना साहब आपकी तरफ आऊंगा। दोनों चीजें बड़ी अहम है। एक तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे जो हमला है उस पर जीआईटी बन रही है कल, और इस पे फरमाइएगा कि क्या क्या हो सकता है इसमें। और सेकेंडली, कल का पार्लियामेंट का इजलास जो है उस पर स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा है कि कल कोई खड़ाक होने वाला है वहां। देखें, जो स्पेकुलेशन है ना वो ये है कि जी पीटीआई को बैन कर देंगे, को फलां कर देंगे। बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। ठीक, ये सोशल मीडिया की जंग है जो महाजों पे लड़ी जा रही है। और बिल्कुल गवर्नमेंट का मुझे बिल्कुल पता है, इनका जो केस गवर्नमेंट अगर कभी बना सकती थी या बना सकती है तो वो है फॉरेन फंडेड पार्टी के नाम पे जो केस एफआईए के पास है इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पे, उसमें ये तगड़े हों केस और वो भी सुप्रीम कोर्ट में इनको क्लियर करना होगा कि इनका केस इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट बैन करते। तब कोई नया कानून नहीं आ रहा, क्योंकि कानून पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आना ही नहीं है। वहां पे ये खुल के उनके बारे में बोलेंगे जिनके बारे में बाहर बोलने तो तौहीन हो जाती है। जजेस के बारे में ये अपनी राय का इजहार करेंगे, जो इन्होंने कल प्रेस साहब की जमानतें कबल अज़ गिरफ्तारी, और ये जाहिर है कि वो लेके आ रहे हैं सिस्टम में जमानतें। जब आप कराते हैं कबल अज़ गिरफ्तारी तो फिर आपको शामिल तफ्तीश भी होना होता है, आप पीछे नहीं हट सकते सिस्टम से। तो ऐसा ये कल का पार्लियामेंट का इजलास बड़ा सेंसिटिव है। एक तो जजेस के बारे में बात
साहब का जो आज इंकशाफ है उसमें भी खुलकर बात होगी, फिर अदालतों को कहा जाएगा कि इमरान खान साहब को फेवर क्यों कर रहे हैं, फिर ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो हमला है उस पर कल GIT भी आ रही, तो कल का दिन खासा मुश्किल है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, हम तैयार हैं जो भी गुफ्तगू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो इसहाक डार का 164 का बयान जो कि उन्होंने दिया हुआ है रैलिया में, वो भी डिस्कस करेंगे और जस्टिस क़याम मरहूम को भी याद करेंगे, जिस तरह उनके फैसले आते रहे। मुझे उम्मीद है कि वो डिस्कस करेंगे इसके ऊपर और इसी तरह वो डिस्कस करेंगे कि 50 साल हो गए हैं हमारे आइन को पूरे हो गए। 1973 का आइन है, जिस तरह एक साबिक वजीर आजम के ऊपर कातलाना हमला हुआ और वो अपने वजीर आजम पे, वजीर दाखिला पे और उस शख्स पे जो जिसके नाम पे म्यूट हो जाता है फोन, आज तक वो जो है FIR नहीं कर सके। मुझे यकीन है कि वो जरूर बताएंगे कि इनके एमएलसी डिपार्टमेंट जो इन्होंने खड़े होकर इसी पार्लियामेंट में बताया था ये वो नजर आए, उसमें भी जरूर बताएंगे कि वो है किसकी असल मलकियत क्या है। हमें इनसे कोई खौफ नहीं है, ये एक बदबूदार निजाम अपने अंजाम को पहुंच रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है। ना हमें कोई डर है GIT का, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह कल हमला किया गया इस्लामाबाद पुलिस ने और रेंजर ने, वो तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। जिस तरह इमरान खान के घर पे धावा बोला गया, वो भी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती है। तो मुझे यकीन है हमारे आज इमरान खान साहब गए ना सर देखिए आज हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, वो 1 घंटा पहले चले गए और बगैर सिक्योरिटी के गए, तो बड़ी आसानी के साथ देखें अदालत तक पहुंच गए, अदालत ने बाकायदा बात सुनी। इसी तरह आप हर अदालत में जा सकते थे, फिर आपको लाहौर लश्कर लेके जाने की क्या जरूरत है जिसपे केसेस बन रहे हैं आप पे। देखें चौधरी साहब, बात यह है कि 3 नवंबर से पहले जब तक कातलाना हमला नहीं हुआ तो हम ऐसे ही जाते थे अदालतों में। आज भी अवाम उनके साथ थी, लेकिन ये थे कम लोग गए हैं, लेकिन अवाम साथ ही, अवाम यकीन नहीं कर रही है क्योंकि हुकूमत वक्त जो है मुलव्वस है उनके कातलाना हमले में, और वो ये समझते हैं, इमरान खान साहब समझते हैं कि वो किरदार अभी तक ताकत में है। अभी इस वक्त अदलिया ने फैसला ये करना है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाएगा। 4 माह कबल उन्होंने कहा था मेरे पर कातलाना हमला होगा, नवंबर से पहले वो हो गया। सर एक नुक्ता है जो गवर्नमेंट बार बार पेश कर रही है, वो ये कहती है कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट पे आपको यकीन, लेकिन जहां इस्लामाबाद आते हैं तो फिर बाकायदा लोग लेके आते हैं और यहां को रेजिस्ट कर रहे हैं आप। नहीं, लाहौर हाई कोर्ट भी हमारे साथ 2 दफा गए, आज भी लोग गए हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब पेश हुए हैं, यहाँ पे भी हुए हैं। हमें अदलिया पे बिल्कुल एतबार है, जो फैसले आ रहे हैं हमने तो देखे 10 अप्रैल का जो फैसला था जिसमें हुकूमत हमने तोड़ के इलेक्शन कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया, हम उसमें भी उनके साथ थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि तासर हुकूमत दे रही है, जो बयानिया बन नहीं पा रहा है इनसे। वो जो बयानिया बनाते आधे घंटे बाद वो गिर जाता है, जमीन बोस हो जाता है। अवाम एक्चुअली इनसे चली गई है। इस वक्त जो ये समझ रहे थे कि ताकत जो है हम बंद कमरों में है, वो ताकत अवाम के पास चलेगी, अवाम फैसला कर रही है और अवाम खुद बाहर है। वो आपके सामने है कि खुद फैसला अवाम कर रही है और आगे भी चलता रहेगा। ठीक हो गया नाज़ साहब। एक तो ये इमरान खान साहब को रोक नहीं पा रहे आप किसी तरीके से भी, और लोग उनके साथ हैं, वो जब चलते हैं तो उनके साथ हजारों लाखों लोग चलते हैं, वो अदालत तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है आप कोशिश करते हैं कि उनका नैरेटिव ना पिके, लेकिन अल्टीमेटली वो हर चीज को रौंद के आगे बढ़ रहे हैं। कल पार्लियामेंट में क्या करना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसा फोरम है जो मुल्क की सही सिमत और मुल्क की मामलात को सही सिमत में ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करता है। और जमहूरियत का जो मेन आप देखते हैं हमारा जो एपी सेंटर है वो यही पार्लियामेंट होता है। ये पार्लियामेंट ही है जिसके अंदर बैठकर फैसले किए जाते हैं और मुल्क की मामलात के ऊपर बहस भी होती है, डिलिब्रेशन होती है, कानून साजी होती है। लेकिन इस पार्लियामेंट से मुतमईन नहीं है मुझे लगता है। इस पार्लियामेंट को मैं अपनी जरा सी बात मुकम्मल कर लूं, लेकिन इस पार्लियामेंट को जब 10 माह तक इस्तीफे देकर आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब पीटीआई वाले हमारे जो फेलो कुलीग थे ये कहा करते थे कि जी हमने मुंह पे दे मारे इस्तीफे और पार्लियामेंट नहीं मकबूजा पार्लियामेंट है, तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान पार्लियामेंट से निकलकर इन्होंने अपना खुद किया है। हम आज भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तो आपको क्या फायदा हो गया? हमें फायदा हमारी जात का नहीं है, फायदा मुल्क का है। अनपॉपुलरिटी की बिल्कुल नीचे बिल्कुल गलत तासुर है। अब हमने पार्लियामेंट में जो इस वक्त सियासी जमातें बैठी हैं उन्होंने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पार्लियामेंट के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा करने के लिए ये चुना रास्ता। इन्होंने रास्ता दूसरा चुना, इन्होंने झत्ता बरदार रास्ता चुना कि जी हमें अदालतों से बचाओ। वर्कर हमारा जो है पीटीआई
PTI के बकौल PTI के इनके लिए, अपने वर्कर के लिए इनका नारा होता है कि जी जेल भरो और अपने लिए है जेल बचाओ। तो फिर ये तो पूरी कौम ने देख लिया कि आप लीडर जो है वो अपने लिए जेल बचाओ की तहरीक चला रहा है, वर्कर को जेल भरो तहरीक कह रहा है। पाबंदी लगाने का फैसला करने लगे हैं कि एम्बार्गो लगाया जाए, ये जो टेलीविजन पे बोलते रहते हैं उसको रोका जाए, सोशल मीडिया पे देखिए टेलीविजन पे बिल्कुल सबको इख्तियार है। लोग सियासी जमातें, जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि सब अपने अपने लोगों को अपनी जो है वो राय से आगाह करते हैं, आप अपनी बात बताते हैं, आप कायल करते हैं लोगों को अपनी तरफ, लेकिन आप लोगों में इश्तियाल अंगेजी ना फैलाएं, इंसाइट ना करें, स्टेट की अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, जलाओ घेराव ना करें, पुलिस पे तशद्दुद ना करें, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे उतावले ना हो, अपने वर्करों को डंडा बरदार, झत्ता बरदार फोर्स ना बनाएं। ये कलम है, ये उनको दें, इसकी बड़ी ताकत होती है। आपने डंडे थमा दिए अपने ही पुलिस एहलकारों के सर फाड़ने के लिए। अगर ये रवैया PTI समझती है कि इस रवैये से पाकिस्तान का फायदा होगा, हरगिज इस रवैये से पाकिस्तान का फायदा नहीं होगा। आप मुल्क के खिलाफ आप ये जो हरकतें करें, ये चीजें मुल्क के खिलाफ देखी जाती हैं। इन चीजों से बाज आए और आने वाले नस्लों को जो है तरगीब दें, अच्छी तरगीब दें। ये नफरत, हेट, पोलराइजेशन और सिवाय गालम गलोच के, झूठ के, जो इनके जी में आता था जब ये हुकूमत में थे, एक शहजाद अकबर थे, रोज पलंदा लेकर आते थे सबके ऊपर झूठे इल्जामात का। अब जब ये हुकूमत से हट गए तो फिर अब जनाब इनका रवैया वतीरा यही है। ये मोहम्मद खान भट्टी साहब के जो इंकशाफात है, इसमें 5 जजेस के नाम आ गए हैं। उसमें बाजार नकवी साहब के जो साहबजादे हैं 2, उनके भी, फिर ये कि उनको अरबों रुपए के को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट से वो थे। तो ये सारी चीजें सर, इसकी बाकायदा तफ्तीश नहीं होनी चाहिए सर? मेरा भी ख्याल है कि तफ्तीश है। देखिए यहाँ पे तो मैंने आप बोला ना, जितना हुदैबिया था, 164 का बयान था इस्ताक डार के, मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा, और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आपने टाइम बार केस भी खत्म हो गया। जस्टिस क्यों फोन करके कहते थे कि हमारा फैसला ही चेंज करा लो, जज और लगा लो। तो किसने यहाँ पे की? यहाँ पे तो देखें, ये हिरासत में थे, उनसे डेली इंफॉर्मेशन उन्होंने बातचीत कर रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कैरी एनी सिग्निफिकेंट वैल्यू, और उन्होंने इमीडिएटली उसके बाद बता भी दिया। लेकिन सर अगर भट्टी साहब के कोई इंकशाफात आ जाते, प्रॉपर वो सबूत पेश कर देते हैं कि किस अकाउंट में पैसे गए, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, किस किस कंपनी को अवार्ड किए गए, तो फिर क्या होगा सर? तो पहले तो तफ्तीश उनके खिलाए ना जिन्होंने सबसे ज्यादा मुल्क को लूटा हुआ है। आज तक देखें, एक स्टाम्प 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे वजीर आजम इस वक्त बैठा हुआ है, जिसने गारंटी की थी बंदा मुल्क से बाहर है, नवाज शरीफ। हो गया इंक्वायरी इसके ऊपर, इन्होंने आपको बता दिया, आप बता दें कि आपको पता चल गया एवेंट फील्ड अपार्टमेंट किसके हैं। ये मुल्क में 1100 अरब रुपए चोरी कर लिए इन लोगों ने, वो कानून बदला लिया उन्होंने, तो ऐसे खत्म हो गया। किसी ने मुश्किल है यहाँ पे 2 पाकिस्तान है, एक अशरफिया का दूसरा काबिज है, और एक पाकिस्तान हुआ जो गरीब के, जिसमें से इमरान खान का हुआ। इमरान खान का जो पाकिस्तान है वो गरीब का पाकिस्तान है, और गरीब इस वक्त खड़ा है कि जी हमने अपना हक लेकर रहना है, और वो हक के लिए तलाश में है और इंसाफ की तलाश में है। इस वक्त बदतरीन जो है। आपका नुक्ता दुराई साहब बड़ा दिलचस्प है, और जाहिर इस पे ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये हंस भी रहे हैं। तो मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद राना साहब की तरफ कि देखें इमरान खान साहब इस वक्त वाकई गरीब आदमी के साथ खड़े हैं और गवर्नमेंट गरीब को मारना चाहती है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। दुराई साहब, ये बड़ा सादा सा सवाल है कि वर्कर्स को आप क्यों अलाउ करते हैं कि वो आपके घर के सामने बैठा रहे, टेंट लगा के पेट्रोल बम बनाए, फिर वो पुलिस पे हमला करे? देखिए बाकी लीडर्स भी तो है ना सर, इवन 9-0 पे भी जब ये सूरत हाल थी तो वहां पे भी इस किस्म की सिचुएशन नहीं थी। 2023 में जो है राइट टू असेंबली जो है वो मेरा हक है, आइन ने दिया, या खत्म कर दें। कल पार्लियामेंट के इजलास उसमें कहेंगे राइट टू असेंबली खत्म हो गया, और ये नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली किसी भी जमहूरी मुल्क में ये उसका कानूनी हक है, लेकिन पुलिस का धावा हक नहीं है पुलिस का। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है इस मुल्क में। हम इंटरनेशनली भी बात कर रहे हैं और लोकली भी कह रहे हैं कि ये एक राइट टू असेंबली है। TLP भी लेना चाह रही थी, आपने वो राइट नहीं दिया था उनको? नहीं, देखें PL जो आई हुई थी, TLP आई थी, TLP इधर यहाँ पे धरना करके गई। मेरे चेयरमैन ने, उस वक्त वजीर आजम ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को आमिर अहमद अली को फोन में कहा कि बारिश है, सर्दी है, इनको खाना और उस रजाइयां दो। ये मेरे चेयरमैन का ज़र्फ है। उन्होंने उनको ये कहा था। दूसरी दफा जब वो आए, जब वो आपने पोषण दिया था इस्लामाबाद रास्ते में, बल्कि आपको याद होगा कि दरिया चनाब पे, दरिया जेलम पे बाकायदा खंदकें खोद दी गई थी।
وہ تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس سے سفیر کو نکال دیں، یہاں پہ جو فرانس کا سفیر تھا اس کے اوپر آئے ہوئے تھے، یہاں پہ ان کو روکا گیا تھا. یہ ناز بلوچ صاحبہ کی پارٹی چیئرمین یہاں پہ آیا ہوا تھا، یہاں پہ گیا دھرنا کیا کہتے ہیں پورا لانگ مارچ کیا. مولانا فضل الرحمان نے پورا لانگ مارچ کیا. یہ مریم بی بھی آئی ہوئی ہیں لانگ مارچ کے لیے. ہم نے کس پہ پرچہ کیا؟ نہ بغاوت کا پرچہ کیا ہوا ایک، نہ ہم نے دہشت گردی کے پرچے کیے ہوئے ان کے اوپر، نہ ان کے اوپر انسائٹمنٹ کے پرچے ہوئے ہیں. یہ تو سب کچھ بولتے رہے ہیں. یہ ایک نیا قانون انٹروڈیوس کر لیا اپنے اپوننٹ کی زبان بند کرنے کے لیے. آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے شہریوں کو کے لیے. یہ پولیس شہریوں کے تحفظ کے لیے ہے، ان کو مارنے کے لیے نہیں ہے. ہاں میں جرم کروں گا آپ کریں، لیکن میرے گھر میں آپ آدھی رات کو گھس کے آئیں گے. رائٹ آف اسمبلی تو ہے نا سر، اجازت دیتا ہے، آئین بھی دیتا ہے، قانون بھی دیتا ہے، تو لوگ اکٹھے ہوتے رہے. نہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو جہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہوں، جو دفعہ 144 پی ٹی آئی نے لگائی وہی نگران حکومت لگا رہی ہے، وہی فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد میں لگا رہی ہے. دفعہ 144 پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. آپ جلسے کرتے ہیں، ہونے چاہیے، روکنا نہیں چاہیے. جو آپ کا سوال ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کورٹ بلاتی ہے، اور کورٹ کب بلا رہی ہے؟ ناقابل ضمانت وارنٹ تب ایشو کرتی ہے جب آپ پہنچتے نہیں، اور وہ بھی 4 مرتبہ مطلب آپ نہیں پہنچتے نا. سوال وہاں پہ آتا ہے. پھر آپ جب جاتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ جاتے ہیں. آج آپ نہیں گئے نا. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈر گئے فلانا ہو گیا، نہیں. ایشو یہ ہے کہ جب آپ کورٹ میں گئے ہیں آپ کو راستہ ملا، کسی نے نہیں روکا. جب آپ گئے ہیں لوگوں نے بدتمیزی کی ہے، جس نے بھی کیا ہے اس پہ پرچہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کورٹ آف لا میں آپ اپنے لوگوں کو لے کے جائیں. یہی آپ کا کام ہے کہ جہاں آپ کے کوئی بھی سیاسی پارٹی کسی کے بھی خلاف ہو تو وہ عدالتوں میں ہی جاتے ہیں. لیکن جب آپ عدالتوں کو ہی مشق ستم بنائیں گے، پھر چیف جسٹس ہوں، پھر وہ ججز ہوں، وہ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں، انہوں نے کہا کہ جی ان کو باحفاظت آنے دے. عمران خان صاحب جب پہلی دفعہ لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں، آپ یقین مان لیں ساری ویڈیو ایویڈنس موجود ہے. پولیس گئی ہے، انہوں نے گیٹ کھولنا چاہا، انہوں نے ورکرز نے روک لیا عمران خان کی گاڑی کو، پولیس سائڈ پہ چلی گئی. 2 گھنٹے یہ وہاں کھڑے رہے اپنے ورکرز کے ساتھ. پھر بعد میں یہ اندر چلے گئے، جج ویٹ کرتے رہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ جب قانون ہاتھ میں لیں گے اور جب آپ کی منشا دوسری ہوگی تو گڑبڑ ہوگی. اچھا ناز صاحب یہ فرمائیے، کیا گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ججز کا احتساب بھی ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو کل کا دن ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ ایک نیا قانون پاس کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ججز کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. دیکھیں ہم ہمیشہ جو ہے پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ جو ہے عدالتوں کا ہم نے احترام بھی کیا. 11 سال جیلیں کاٹی ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے. خواتین ہوں یا مرد ہوں کبھی بھی عدالتوں کے احکامات کے خلاف نہیں گئے اور انہی عدالتوں کے سامنے گئے اور فیس کیا چیزوں کو. لیکن بات یہ ہے کہ انصاف کے جو تقاضے ہیں عام عوام چاہتی ہے اس کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتی ہے. اور ہم تمام امیدیں اپنی عدالتوں سے اس لیے لگا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ایک پلر، ایک ستون کا کام کرتی ہیں. ریاست کے اندر انصاف کے جو انصاف کا جو ترازو ہے اس کی طرف سب کی آنکھیں ہوتی ہیں اور سب امید بھی توقع عدالتوں سے کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ وقت ہے. یہ وہ وقت ہے جب عدالتی فیصلوں کی طرف عوام دیکھ بھی رہی ہے اور اب پر امید ہے. ہم امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ انصاف سب کے ساتھ ایکول ہونا چاہیے، کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ نہ لگے کہ کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جس پہ انہوں نے نیب کے جھوٹے مقدمات بھی کروائے ان کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ سب نے جا کے عدالتوں کو فیس کیا. یہاں پہ اگر مقدمات پی ٹی آئی کے اوپر ہیں تو یہ اگر اپنے آپ کو وہ چہیتوں کی طرح اور لاڈلوں کی طرح اگر پی ٹی آئی ٹریٹ کرنا چاہتی ہے تو ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ انصاف کا تو وہی ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ رویہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. قاصد آپ نے گفتگو سنی، آپ نے خود کرنا ہے، لیکن ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.